डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेसिक फिजिक्स में, हमने फिलहाल स्पीड पढ़ लिया कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या है। तो हल्का सा इसका थोड़ा जिक्र करेंगे, बाद में कुछ आपके सिंबल्स हैं फिजिक्स में जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बड़ी कक्षाओं में क्या बनते हैं। तो हल्का सा हम देखें कि स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ, हमने कल पढ़ लिया, इसका हल्का सा जिक्र करते, इसको वापस कनेक्ट करते हैं आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि जो आपकी डिस्टेंस में है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में आपका चेंज कितना है, उस चेंज को जो शो करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या पढ़ेंगे, स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप स्पीड कहेंगे। अब इसकी बात करते हैं कि आपने डिस्टेंस को कैसे डिराइव किया। तो डिस्टेंस का जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, उसको लिखने का जो तरीका है, इसको हम चाहे v से शो करें चाहे u से करें, ठीक है। तो v हमारा क्या कॉमन लिखने का एक तरीका है, सिस्टम है। तो आप इसे लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट बाई कैपिटल वी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल वी करें यू करें, ठीक है, क्योंकि यू छोटी कक्षा में लेकर चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, तो v चलेंगे यहां से, तो यहां हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा, हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट की बात करते हैं वो क्वांटिटी कहां आती है, नीचे आती है। तो हम यहां पर कर देंगे, मान लो डिस्टेंस क्या आपकी डेल एस है या डेल एक्स है, तो डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और जनरल यदि इसका हमें फॉर्म लिखना है, जनरल का मीनिंग ये हुआ कि छोटी कक्षा की बात करते हैं तो इस डेल्टा इस डी को यहां से आप हटा सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिखेंगे v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स का यहां पर क्या मीनिंग है, एक्स का मीनिंग यहां सा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और टी क्या है, उस दो पॉइंट के बीच में उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको जितना टाइम आपने लिया है वो टाइम आपका है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, स्पीड कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर है, वेक्टर है। तो यहां से देखेंगे जो स्पीड आपकी है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मीनिंग क्या हुआ, इसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग ये हुआ कि नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन का कोई आपका सेंस यहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन का आपका सेंस नहीं है, ये हमने थोड़ा पढ़ लिया, वापस इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोई मीनिंग होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उससे आप क्या बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, यदि आपका इसको आपने डिस्प्लेसमेंट से डेराइव किया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इसको आपने डिस्टेंस से डेराइव किया है तो ये क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला आएगा इस वेलोसिटी का, उसे आप क्या बोलेंगे, v वेक्टर, बस वेक्टर लगाते ही क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप v लिखेंगे, v का मीनिंग क्या होगा, स्पीड, और इसमें जैसे आप वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगाया आपने तो क्या बन गया, वेलोसिटी। और इसका भी फॉर्मूला सिंपल ही आता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। लेकिन एक फर्क होता है, यदि इसके लेफ्ट हैंड में आपका वेक्टर साइन आ रहा है तो राइट हैंड में क्या आएगा, वेक्टर साइन आएगा। तो क्यों नहीं हम इसके ऊपर वेक्टर लगा दें, तो ये आप किसे आप डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को आप डिफाइन करेंगे। अब ये पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, छोटी कक्षा में आपने अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, इनके कुछ साइन पढ़े हैं। बड़ी कक्षाओं में हमारे वो भी कुछ साइन आएंगे, तो उन साइन को हम पढ़ते हैं। तो हमारे ये मैंने बता दिया कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप नोट कर लें, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे मैथमेटिकल कुछ टूल्स आपके हैं जो यहां काम आएंगे हमारे, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, कह देंगे कि फिजिक्स में हमारे क्या काम आएगा। सबसे पहले कहेंगे हम सिंबल को पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। तो स्टार्टिंग जो आपका के सिंबल क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट क्या करते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, वो कहाँ हमारे काम आते हैं। तो यहां पर हम पढ़ लेंगे सिंबल क्या। मान लो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो आपका आएगा यहां अल्फा, दूसरा जो इसका यहाँ कांस्टेंट जो हमारा आएगा कहीं जिसकी वैल्यू कुछ होगी उसे हम पढ़ेंगे बीटा, और तीसरा क्या आएगा गामा। इसे आप क्या लेंगे अल्फा, इसे आप क्या पढ़ेंगे बीटा, और इसे आप क्या पढ़ेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा हो गया। उसके बाद में आप तीसरा पढ़ेंगे सिग्मा, पढ़ ले या इसको रो पढ़ लें, इसे आप क्या बोलेंगे सिग्मा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फिफ्थ आएगा आपका वो क्या हो जाएगा रो, RHO। ये क्या है RHO, ये है आपके फिजिकल कुछ सिंबल्स है, साइन कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले आपके सिंबल है। पहला आपका अल्फा है, अल्फा आपका कोई क्वांटिटी में हमारा यूज आएगा वो अल्फा शो करेंगे। उसके बाद बीटा, वे भी हमारी क्या आ जाएगी बीटा। आपके कक्षा 12 में जाएंगे तो बीटा आपका एक पार्टिकल्स होता है जो एक आपका नेगेटिव, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव। गामा क्या होती है आपकी, गामा भी कक्षा 12 तो पढ़ेंगे आप। गामा क्या होती है वेव होती है, वो भी आपकी क्या होती है न्यूट्रल होती है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग यहां पर क्या होता है, ये किसी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर क्या करता है डेंसिटी को शो करेगा, डेंसिटी को क्या करेगा शो करेगा, उसे आप क्या पढ़ेंगे सिग्मा। और रो क्या हो जाएगा, रो कोई भी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई बॉडी कितनी है, कोई अमाउंट कितना है, उसका डेंसिटी शो करेगा कि वो कितने डेंसिटी में है, उसे आप यहां पर क्या पढ़ेंगे रो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये करने के बाद में हम इससे आगे पढ़ेंगे। कक्षा 10 में आपने पढ़ा ओमेगा, क्या पढ़ा ओमेगा, वो भी एक सिंबल होता है। इसे आप क्या बोलेंगे ओमेगा, इसे बोले, या फिर जो आपका उल्टा जो आपका W है उसे आप क्या बोलेंगे ओमेगा। ये भी अभी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, या ये ओमेगा हो जाएगा। तो हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा सिग्मा ओमेगा। उसके बाद में जो आपका 7th है वो क्या आएगा एप्सिलॉन, क्या आएगा एप्सिलॉन। यह है कक्षा 12th में आपका आएगा, 12th में कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन R क्या होता है, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी कुछ आएगी। तो कक्षा 11 में अल्फा बीटा गामा सिग्मा ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, जस्ट अब जो पढ़ेंगे कुछ आपके वैल्यू है कि मैथमेटिकल इनकी वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको कुछ टॉपिक आएंगे। ऑप्शन कांस्टेंट के कुछ कांस्टेंट है, उनकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है वो पढ़ेंगे यहां पर। कक्षा 11 में आपका एक आएगा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट आएगा जिसका सिंबल क्या होगा स्मॉल h होगा, क्या होगा स्मॉल h, ठीक है। और दूसरा आएगा आपका गेस कांस्टेंट जिसका सिंबल क्या होगा कैपिटल R होगा। अभी देखिए मैथमेटिकल वैल्यू हम लिखेंगे। और तीसरा आपका आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और जिसको हम सिंपल Na से क्या करेंगे शो करेंगे। और एक आपका और लिखें तो आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। और इसको हम कैपिटल G से शो करेंगे, ठीक है। इसे एक और बोलते हैं, इसका नाम कंटिन्यू है, इसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ कि आप पूरे यूनिवर्स में क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। आप चाहे कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है, आप चाहे स्पेस में बात करेंगे, ऑन अर्थ करेंगे, या कोई आप प्लेनेट है कहीं पर भी चले जाएंगे, इस G की वैल्यू में कोई आपको चेंज नहीं आएगा। तो आपका प्लांक कांस्टेंट है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। ये आपको वैल्यू याद करनी है। कभी कभी 6.62 इतना करके भी आता है, कोई इसमें फर्क नहीं है क्योंकि डिजिट काफी पावर बहुत बड़ा है। तो यहाँ 1 2 या 2 3
वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा आपका 8.314, ये हो जाएगा जूल और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये पढ़ेंगे कि सर ये जूल आपका सेकंड कैसे हुआ, आगे जब हम कक्षा 11 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो जूल इंटू आपका सेकंड कैसे हो गया, और ये आपका जूल पर मोल पर केल्विन आपका किस प्रकार से हो गया, केल्विन है। केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने की ये कोई आपकी यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है। तो यहाँ इसका सिंबल क्या आएगा, कैपिटल के आएगा, और कैपिटल के याद आ रहा है तो इस आर में क्या आएगा आपका के इनवर्स आएगा। उसके बाद आपका एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो संख्या हो जाएगी आपकी 6.023 बोल दें या इतना कुछ बोल दें, इंटू 10⁻23। यह कोई आपका नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये कहते हैं एवोगाड्रो संख्या हो जाएगी। वो क्या करती है एवोगाड्रो संख्या, कोई भी आपका एटम है या चाहे मॉलिक्यूल है, उसमें उसके अमाउंट में उसके मास में कितने आपके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसको शो करती है, 23 आ जाएगा। और ये आपका है तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻11। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला देके जल्दी से आप कि F इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। हमें इसकी इसका यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स है उसका यूनिट क्या जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, इंटू m1m2 क्या जाएगा मास kg स्क्वायर, ये kg स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर। तो इसको हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा kg का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आपकी वैल्यूज है कक्षा 11th में आप काम आएगी। प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, गैस कांस्टेंट है आर, उसकी वैल्यू क्या होती है, एवोगाड्रो नंबर है वो कितना होता है। जनरली ये आपका केमिस्ट्री में काम आता है, लेकिन फिजिक्स में कई काम आएगा। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसे आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद में जो आपकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी या फ्री स्पेस में ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऐसे बोल दें, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको सिंपल हम करते हैं स्मॉल जी से, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किस में होता है ये आपका अर्थ का जो सरफेस है वहां पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी इसकी जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी चेंजेबल होती है। आप अर्थ के अंदर जाएंगे, सेंटर की बात करेंगे तो वहां पर आपका कुछ वैल्यू कम आएगा। और अर्थ से जब ऊपर आप एक बात करते हैं जैसे मून है वहां पर चले जाएंगे आप, तो इसकी चाहे इसके वैल्यू क्या आएगी कम, या आप इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट मिलेगा आपको। इस प्रकार से हम कहेंगे स्मॉल जी क्या होता है, एक चेंजेबल क्वांटिटी होती है जो एक क्या होती है टाइम के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है आपकी चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद में हम ये ग्रेविटी ऑफ ये हो गया। कुछ वैल्यूज और है जिनकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू जो हमारा काम आएगा। एक हमारा और भी आएगा नेक्स्ट में जो फिजिक्स पढ़ने पड़ेगी बड़ी क्लास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है वो भी हमारा काम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या लिखेंगे, अभी इतने सीखेंगे कि जो ME लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसको हम kg में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद में आएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है, तो उसे आप क्या कर देंगे, चार्ज को आप Q लिखें तो ऐसे ही सिंपल इसको कर दें, E से 100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अगला देखें चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बस बात क्या करनी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन ये होती नेगेटिव वैल्यू, या क्या होती पॉजिटिव। तो यहां यदि कंपेयर की बात करें नेगेटिव लगा देंगे तो इसे बोल देंगे E, वो हो जाएगा आपका
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये हो जाएगा। और आपका जो मास की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो कर ले इसकी मास ऑफ प्रोटॉन की बात हम करेंगे तो यहाँ 6 पॉइंट यहाँ कह देंगे, वो कितना हो जाएगा एम पी लिखते हैं इसको, तो ऐसे कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस से 27 kg हो जाएगा। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होता है एम एन होता है, और वो होता है 1.67 की जगह 75 इंटू 10 की पावर क्या करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा माइनस 27 kg। बस ये हो गया हमारा। तो प्लांक कांस्टेंट कितना हमारा h इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड हो जाएगा। गैस कांस्टेंट आपने ये दे दिया वैल्यू। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, कोई भी आप एटम है, कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसकी दी गई क्वांटिटी कितने वो है, तो एवोगाड्रो का संख्या यहाँ काम नंबर आपको काम आता है वो कर दिया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपकी उसकी होगी। उसके बाद में ग्रेविटी अर्थ है, ये हो गया। एक और हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट है कक्षा 11 में, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसे क्या करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं। वैक्यूम में वो मैक्सिमम होती है, वैक्यूम में क्या होती है वो मैक्सिमम, इन वैक्यूम करना, इन वैक्यूम वो होती है सी, इसका सिंबल है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ कांस्टेंट है और इनकी कुछ वैल्यूज है, कुछ क्वांटिटीज है, वो आपको याद करनी है। आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनमें यदि ये आपके कुछ काम आएंगे, क्योंकि यह क्वांटिटीज इनकी वैल्यू कहीं आपको इसका केवल एक बोल दे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैथमेटिकल, तो ये आपको याद वैल्यूज होने चाहिए। अब उसके बाद में हम जो कक्षा 11 में जो बात करेंगे, कक्षा 11 में क्या होता है जनरली जो आपके की नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ बात करें हम जनरली, जैसे 1 मिली, 1 मिली इक्वल टू कितना मीटर होता है, फिर 1 डेका, 1 हेक्टो, ठीक है, फिर माइक्रो ऐसे पढ़ेंगे, माइक्रो है, नैनो है, इस प्रकार कुछ क्वांटिटी यहाँ पढ़ेंगे। तो आप इनको याद कर लें कि स्पीड, इसमें कक्षा 11 में जो आपको आएगा स्पीड ऑफ लाइट, इसको आप याद कर लें। फिर प्लांक कांस्टेंट h, इसकी वैल्यू आप याद कर लें। गैस कांस्टेंट, ये भी आप फिजिक्स में आएगा, हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर है जो आपके गैस लॉज है, जो आपके गैस पढ़ेंगे, उनमें आप पढ़ेंगे कि जो आपका गैस कांस्टेंट R है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, उसको आप पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। एवोगाड्रो नंबर है, वो भी आपको फिजिक्स में कहीं काम होगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका काम आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा एक चैप्टर पूरा है ग्रेविटेशन, उसमें हमारा काम आएगा, और उसी में आपकी ग्रेविटी आएगी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलेंगे इसको, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, यह जनरली आपके कुछ कांस्टेंट है और उन कांस्टेंट का कुछ क्या है वैल्यूज है, तो ये आपको कक्षा 11 में मिलेंगे। और उसके बाद में हम बात करें कि नैनो, पिको, कूलम की, फेम्टो, इस प्रकार के कुछ वैल्यूज आपके जो काम आएगी। बाकी आपके बुक के पीछे इंडेक्स में दे रखा है, सबको आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आप कक्षा 12 तक जब करेंगे तो सब याद हो जाएगी। जनरली जो हमारे यहाँ पर जो आपके स्मॉलर जो वैल्यूज है, जो एज ए किसी का मल्टीपल है, तो हम इसको बोलेंगे कि क्या है, जैसे कि हम बात करें 1 सेंटी या 1 डेसी कर दें, 1 डेसी इक्वल टू कितना होता है, तो डेसी की बात करेंगे तो 1 डेसी का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर -1 मीटर होता है। 10 की पावर क्या होता है -1। तो यदि आपके कहीं आ जाएगी 1 डेसी का मीनिंग 10 की पावर -1, फिर बोलेंगे 1 सेंटी, 1 सेंटी की हम बात करें सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उस 1 सेंटीमीटर को यदि आपको चेंज करना है मीटर में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर
हम ऐसे लिखते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको एग्जाम में या आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस प्रकार से दे रखा होगा, आपको उनको बड़े फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में 1 किलो करें या आपका 1 किलोमीटर कर दें, 1 सेंटी हो गया। उसके बाद में सेंटी के बाद में जो होगा आपका डेसी सेंटी, उसके बाद में जो आपका मिली है, मिली भी कर सकते हैं 1 मिली, ठीक है। अब वो भी क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा 1 मिली। उसके बाद में जो आपका ग्राम की बात करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ ऐसे करते हैं इसको कि 1 ग्राम 10 की पावर -3 kg, इस प्रकार से। अब सेंटी के बाद में 10 की पावर -2 आ गया। अब उसके बाद में सीधे हम बात करेंगे, सेंटी के बाद में बात करेंगे हम इसकी माइक्रो की, माइक्रो बाद में बात करेंगे नैनो की, ठीक है। नैनो बात करेंगे पिको की, पिको बात करेंगे फेमटो की। तो यहाँ तक पढ़ेंगे हम, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, 1 सेंटी हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे 1 मिली की बात करें, मिली के बाद में 3 के ऑर्डर से बढ़ेगा। तो 1 मिली इक्वल हो जाएगा 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर जो भी आपका मिली आपका है। तो देखा इसको, तो 1 डेसी इक्वल 10 की पावर -1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 1 आपका माइक्रो है, माइक्रो का सिंबल क्या होता है म्यू ऐसे होता है, ये माइक्रो। देखिए इसको माइक्रो लिखते हैं, इसको माइक्रो, इसका सिंबल क्या होता है स्मॉल, आपका जो यू है उसको आप लेते हैं, आप क्या पढ़ेंगे माइक्रो पढ़ेंगे। तो 1 माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइक्रो का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आप डिस्टेंस मानेंगे तो इसको आप मान लेंगे, इनको आप हटा दे चलाए डेसी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, इनको आप हटा ये भी कर सकते हैं। तो 1 माइक्रो इक्वल क्या हो जाएगा, जो भी ले लेंगे वो 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 1 नैनो का मीनिंग क्या होगा, जो n है उसको आप थोड़ा ऐसे लेते हैं, इस आप क्या बोलेंगे नैनो। तो 1 नैनो इक्वल आप कर लेंगे 10 की पावर क्या -9 कर देंगे। उसके बाद नैनो के बाद क्या आएगा आपका पिको, क्या आएगा पिको। तो 1 पिको आप करेंगे 10 की पावर क्या कर देंगे, बाद में क्या आएगा 3 के मल्टीपल कुछ आता रहेगा आपका, ये 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद क्या जाएगा 1 फेमटो, FEMTO, जिसमें क्या बोलते हैं फर्मी बोलते हैं, FM बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 फर्मी हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका 10 की पावर -15। अब इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक और आएगा जिसे अंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका लेंथ में आएगा, मीटर करेंगे डिस्टेंस को। अब ये करने के बाद में यह हो गया। अब एक बार यहाँ चलते हैं वापस कि यहाँ एक साइन और आता है आपका लैम्डा, क्या होता है एक साइन यहाँ और बात करें, पीछे बोल के काम आएगा हमारा, यहाँ लैम्डा आएगा, लैम्डा, ठीक है। इससे क्या पड़ता है लैम्डा। तो यह कुछ आपके बेसिक्स है कि डेसी क्या होता है, सेंटी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होते हैं, पिको क्या होते हैं, फेमटो क्या होता है, यह आपके फिजिक्स में काम आएंगे। इनके अलावा कुछ आपके इंडेक्स में और बहुत सारे दे रखे हैं, इनको आप याद करना। कल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि यहाँ हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से आपके साइन है, कोस है, टेन है, ठीक है, वो काम आएंगे। फिर इनका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए ये काफ़ी आप नोट कर लें इनको। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट टॉपिक अपन ने किया था जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री में अपन ने परचेज, सेल, कैपिटल, इनसे रिलेटेड काफ़ी एंट्रियाँ कर ली थी और बैंक से रिलेटेड एंट्री भी कर ली थी। आज अपन एक्स्ट्रा एंट्री कर रहे हैं। पहली एंट्री जीएसटी की। जीएसटी सबको मालूम है, जीएसटी टैक्स है,
जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज से 2 या 3 साल पहले बहुत सारे टैक्स थे इंडिया में, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स, अदर लोकल टैक्स। ये सारे टैक्स को कंबाइंड करके क्या बना दिया है? जीएसटी बना दिया है। यानी सिर्फ अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बाय करने पर एक ही टैक्स देना है, उस टैक्स का नाम है जीएसटी। ये सारे टैक्स ऐड हो गए किसमें? जीएसटी में। ओके, अब नेक्स्ट, नॉर्मली जब भी कोई गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के पास सारा पैसा जो भी आता है वो आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ से पैसा लेकर आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैसा लेकर आता है 2 अलग डिपार्टमेंट से, एक तो डायरेक्ट टैक्स से और एक इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है एट ए टाइम सबसे बड़ा, वो है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप डिफरेंस करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि अपन टैक्स भर रहे हैं, अपन को मालूम है। जैसे इनकम टैक्स, मेरी इनकम हुई 6 लाख रुपए, सारी एग्जाम्पशन लेस कर के मान लो मैं अगर 20,000 टैक्स भर रहा हूं इनकम पर, तो मुझे मालूम तो है ना कि मैं 20,000 रुपए टैक्स भर रहा हूं। इट मीन्स वो मुझे दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि मैंने पैसा कमाया, मुझे टैक्स भरना है। कौन सा टैक्स भरना है? इनकम टैक्स भरना है। लेकिन जीएसटी में अपन टैक्स भर भी देते हैं और अपन को मालूम भी नहीं चलता। कैसे? जैसे ये पेन लेकर आया मैं, इस पेन को मैंने 25 रुपीज में परचेज किया, इसके ऊपर जीएसटी ऐड थी और मुझे मालूम ही नहीं है कि 25 रुपीज में कितना टैक्स है। इट मीन्स मैंने टैक्स भरा है। 25 रुपए किसने दिए हैं? मैंने दिए हैं, और मुझे ही नहीं मालूम इसमें टैक्स कितना है। यानी वो मैं भर रहा हूं लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चला। इसलिए कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी एक टैक्स है, और कौन सा टैक्स है? टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी की एंट्री, एक तो होता है जब अपन परचेस करते हैं, एक जब अपन सेल करते हैं। जीएसटी 2 जगह लगती है, एक तो परचेस कर रहे हैं जब, एक सेल कर रहे हैं जब। अगर अपन परचेस कर रहे हैं तब अपन जीएसटी देते हैं, और जब अपन सेल करते हैं तो अपन जीएसटी लेते हैं। किससे? कस्टमर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी में किसी भी बिजनेसमैन को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा होता है या जो टैक्स का पैसा है जीएसटी का, वो सारा पैसा कस्टमर पे करता है, बिजनेसमैन पे नहीं करता है। क्योंकि फाइनल कंज्यूमर जो है, यानी जो अंतिम उपभोक्ता जो है, वो है आपके कस्टमर, यानी जनरल पब्लिक। बिजनेसमैन सिर्फ पैसा आपसे लेकर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, ये वर्क है सिर्फ उनका, यानी पब्लिक से लिया और गवर्नमेंट को दिया। परचेस, अगर परचेस पर चले अपन, तो कुछ दिन पहले अपन ने एंट्री की थी। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट, यानी परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस करने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे आसान, टू कैश, दूसरा तरीका टू NOP, यानी नेम ऑफ पार्टी। ये कब लगता है बेटा? ये जब लगता है जब अपन ने नगद खरीदा है, यानी माल को पैसे देके खरीदा है। ये टू NOP यानी नेम कब आएगा? जिससे आपने उधार खरीदा उसका नाम। और परचेज तो ईच एंड एवरी टाइम क्या होगी? डेबिट होगी। फिर अपन सेल की एंट्री भी की। सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट या तो होगा नेम ऑफ पार्टी अकाउंट डेबिट, या होगा कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपने उधार बेचा है
क्रेडिट सेल की है तो नेम ऑफ पार्टी लिख दो। अगर आपने बेटा नगद बेचा है तो आप कैश लिख दो, और टू सेल वो आपने किया है विक्रय। जब ये एंट्री मैंने कराई थी उस वक्त मैंने इसमें जीएसटी ऐड नहीं किया था। उसका मतलब सिर्फ ये था क्योंकि उस वक्त अपन बेसिक एंट्री करते थे। अब धीरे धीरे अपन बेसिक एंट्री से थोड़ी टफ एंट्री करते हैं। जैसे अब जीएसटी की एंट्री थोड़ी हल्की सी टफ आ जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। अगर उस वक्त मैं ये करवा देता तो आपको परचेस और सेल की नॉर्मल एंट्री भी समझ में नहीं आती। चलो मैं एक सिंपल सी बात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, या सीधी परचेज रुपीज 10,000 एंड जीएसटी रेट 10%। ओके, गुड्स परचेज किया अपन ने, कितने का परचेज किया है? 10,000 का। जीएसटी कितनी है उस पर? 10%, यानी 10,000 का 10% हो जाएगा आपके 1,000, यानी टोटल बिलिंग कितनी की होगी? 11,000 की। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो ये है राम, ये है श्याम। राम ने परचेस किया है श्याम से पैसे देकर, ध्यान से, राम ने परचेस किया है श्याम से पैसे देकर। इट मींस श्याम ने बेचा है किसको? राम को। और क्या लिया है? पैसा लिया है। अगर अपन पॉइंट पर चलते हैं तो सिंपल सी एंट्री, परचेज, कितने का गुड्स है? 10,000 का। आप 11,000 नहीं कहोगे क्योंकि गुड्स की वैल्यू जो है वो 10,000 ही है। 1,000 तो जीएसटी है। जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जाता है मोदी जी के पास और एस जाता है अशोक जी के पास। यानी ये जो हिस्सा ये सेंटर का हिस्सा है और ये जो हिस्सा होगा वो स्टेट का हिस्सा होगा। हर जीएसटी के दो टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा सीजीएसटी यानी सेंट्रल को जाएगा मोदी जी को, और दूसरा टुकड़ा एसजीएसटी जो है वो जाएगा अशोक जी को। जैसे 1000 में से 500 जाएंगे मोदी जी के पास में और 500 जाएंगे अशोक जी के पास में। तो जीएसटी एक साथ में नहीं लिखकर अपन दोनों के नाम लिखेंगे। सीजीएसटी कितनी है? 500। एसजीएसटी कितनी है? 500। अपन ने पेमेंट कितना कर दिया है? 11,000। ओके, ध्यान से 10,000 का गुड्स अपन ने कितने में परचेस किया? 11,000 में। 1000 रुपये अपन ने क्या पे की? जीएसटी पे की है। ये इसकी क्या एंट्री करेगा? श्याम ने सेल किया है तो ध्यान से, राम अकाउंट डेबिट, राम से कितने रुपए ले, क्या कैश कितने रुपए है इसके पास में? कैश में बेचा है ना। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए है इसके पास? 11,000 रुपए। टू सेल, सेल कितने की? सेल 10,000 की है। टू सीजीएसटी के कितने रुपए लिए इसने? 500। एसजीएसटी के कितने लिए? 500। ध्यान से, परचेस में अपन जीएसटी पे करते हैं, सेल में जीएसटी रिसीव होती है। इट मींस मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि श्याम ने राम से 1,000 रुपीज लिए हैं जीएसटी के। वापिस से श्याम ने राम से जीएसटी के रुपए लिए 1,000, जिसमें सेंटर और स्टेट का हिस्सा है 500। एंड में क्या करेगा? मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो, श्याम ने पैसे इकट्ठे कर लिए 11,000, 10,000 उससे खुद के हैं और 1,000 रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। ध्यान रखना, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट के पैसे हैं, ये अपने पास नहीं रखेगा। विद इन 1 मंथ के अंदर ये जो पैसा है किसको डिपॉजिट करवा देगा? गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। और जीएसटी या सीजीएसटी जमा करवाने की एंट्री क्या होगी? पेड जीएसटी की एंट्री। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, 500 और 1,000।
इसका जो भी जीएसटी का पैसा मिला है शाम को, ये 1 महीने के अंदर अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा, क्योंकि ये पैसा इसका है ही नहीं। ये पैसा इसका, ये पैसा है गवर्नमेंट का। तो एक बार आप इन एंट्री को ध्यान से देख लो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म में, जीएसटी परचेज पर भी लगता है, सेल पर भी लगता है। फर्क ये, परचेज जो कर रहा है वो जीएसटी पे करता है, ये जीएसटी करता है पे, और जो सेल करता है उसको जीएसटी होती है रिसीव। तो जिसको रिसीव हो रही है वो डिपॉजिट भी वही करवाएगा। यानी इसने परचेज किया गुड्स और जीएसटी पे कर दी। ध्यान से देखो, इसने पे कितने के? 11,000। 11,000 में से 10,000 तो माल के हैं और 1,000 रुपए जीएसटी के हैं। इसने माल कितने का बेचा? 10,000 का, लेकिन रुपए कितने मिले? 11,000। इन 10,000 को माल का और 1,000 रुपए जीएसटी के रुपए हैं। और एंड में एक टाइम पीरियड आने के बाद में जो श्याम है वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा देगा। चलो एक बार ध्यान से देख लो इन एंट्रियों को। नेक्स्ट एंट्री अपन कर रहे हैं टीडीएस की। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आयकर अधिनियम 1932 की कुछ धाराएं हैं, 191, 192, 193 जो भी हैं, उसमें टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस काटने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को भी कोई इनकम दे रहे हो, नॉर्मली इनकम रिसीव होती है, लेकिन अगर आप किसी को इनकम दे रहे हो, जैसे मैंने किसी का मकान या दुकान रेंट पर ले रखी है, तो मैं जो रेंट पे कर रहा हूं उसके लिए तो इनकम ही हुई ना, तो मैं उसको इनकम दे रहा हूं और मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। अगर मैं किसी को इनकम दे रहा हूं तो उस इनकम को या उस खर्चे को मैं जब तक अपने अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा जब तक मैंने उसके ऊपर टीडीएस नहीं काट लिया है। ध्यान से, जैसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरा 1 लाख रुपीज पर मैंने कोई एक शॉप रेंट पे ले रखी है, शॉप ले रखी है रेंट पे, तो साल के 12 महीने होते हैं, मैंने उसको किराया दे दिया है 12 लाख, तो मैंने नॉर्मल एंट्री की होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट किया मैंने, कितना पेमेंट किया है? 12 लाख पेमेंट किया है। और जब साल एंड हुआ मैंने अपना P&L अकाउंट बनाया, बाई जीपी था 30 लाख रुपए का, टू रेंट एक्सपेंडिचर है मेरे लिए, 12 लाख रुपए लिखा, मुझे प्रॉफिट हो गया टू नेट प्रॉफिट 18 लाख का, और मैंने एक अच्छे नागरिक की तरह मेरी जो नेट इनकम थी 18 लाख, यानी 18 लाख का 30%, यानी 5,40,000 रुपए टैक्स भर दिया। 2, 4, 6 महीने में मेरे पास एक नोटिस आया और नोटिस में मुझे ये कह रहे हैं कि आपने 3,60,000 रुपए टैक्स कम चुकाया है। आप 3,60,000 और 30,40,000, 40,000 मान लेता हूं मैं, डीमाई इंटरेस्ट के और पेनल्टी के, यानी 4 लाख रुपए आप आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दो। अब जब मैंने कोई टैक्स की चोरी की ही नहीं है तो मैं डरूंगा नहीं, मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट के पास, मैंने कहा आप नहीं, देखो आप मेरा P&L अकाउंट देख लो, मेरा जीपी 30 लाख का है, मैंने रेंट पे किया है 12 लाख का और 18 लाख बच रहे हैं, 18 लाख पर 30% होता है, मैंने एकदम एक्यूरेट जमा कराया है 5,60,000। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे ये कह रहा है अगर आपने रेंट पे किया है तो टीडीएस कहाँ है? मैंने कहा टीडीएस ही तो मैंने पहले कभी नाम ही नहीं सुना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि टीडीएस का मतलब होता है अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उस पैसे का एक पार्ट यानी लगभग 10% हिस्सा काट कर आप हमें दो
और उसको कितना दो 90%, लेकिन आपने 100 की 100% उसको दे दिया है, इसलिए हम आपके इस खर्चे को मानते ही नहीं हैं। हम मानते हैं कि ये खर्चा आपने किया ही नहीं, और ये खर्चा हटा तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी 30 लाख, और 30 लाख पर 30% 9 लाख जमा करवाने थे, आपने कितने जमा कराए 5,40,000, तो 3,60 तो वो बाकी रह गए, और आपने लेट टैक्स जमा करा रहे हो, यानी 6 महीने बाद में जमा करा रहे हो ये वाला टैक्स, तो उसकी पेनल्टी और इंटरेस्ट हो गई 40,000, इसलिए हमने आपकी डिमांड निकाली है 4 लाख रुपीज की। अब मैं गवर्नमेंट से वाद विवाद नहीं कर सकता, जो प्रोविजन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन मैंने नहीं बनाया, प्रोविजन आपने नहीं बनाया, प्रोविजन बनाया है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए प्रोविजन मानने पड़ेंगे, आपको भी मानने पड़ेंगे, मुझे भी मानने पड़ेंगे, और इसको भी मानने पड़ेंगे। लेकिन क्या नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसी गलती करूंगा? नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू कैश 10,80,000 दे दूंगा, किसको? ऑनर को, और 2 TDS काट लूंगा, कितना 10% है ना, तो 1,20,000, और ये TDS काट कर मैं किसको डिपॉजिट करवा दूंगा? गवर्नमेंट को। TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक, वन और सेकंड। नेक्स्ट ईयर भी मेरा P&L अकाउंट सेम टू सेम है, वही मेरी इनकम 30 लाख की, मैंने इंटरेस्ट पे किया 12 लाख का, और 18 लाख पर 30% टैक्स भर दिया 5,60,000, और मैं वेट करने लगा कि नोटिस अब भी आएगा मैं जवाब दूंगा, नोटिस अब आएगा मैं जवाब दूंगा, उनका TDS काट लिया। मेरे पास कोई नोटिस आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया नोटिस? क्योंकि मैंने TDS डिपॉजिट करवा दिया है। जब आपने टाइम पर TDS डिपॉजिट करवा दिया है तो वो आपको नोटिस क्यों देंगे? वो आपके इस खर्चे को अलाउ कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आपने खर्चा किया है। क्यों? क्योंकि आपने TDS काटा है उस पर, और गवर्नमेंट को जमा भी करवा दिया है। ध्यान से देखो, आपने रेंट का टोटल कितने रुपए दिया है? 12 लाख। आपके जेब से तो 12 लाख है, 10,80,000 आपने ऑनर को दे दिया, और 1,20,000 आपने किसको दे दिया? 1,20,000 आपने दे दिया है गवर्नमेंट को। और जैसे ही गवर्नमेंट को आपने 1,20 दिया, उसने आपके इस एक्सपेंडिचर को अलाउ कर दिया, और आपकी इनकम कितनी मान ली? 18 लाख। और 18 लाख का 30% तो 5,40 ही होता है, और 5,40 आपने जमा करवा दिया, तो कोई डिमांड आएगी ही नहीं। यही है TDS का प्रोविजन। तो सिंपल सी एंट्री होती है TDS की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू TDS। ये एंट्री है तब जब आप TDS डिडक्ट करते हो, यानी आप लोगों का TDS काटते हो सकता है आपका पैसा भी, या आपके पास भी कहीं से इनकम आ रही है, तो वो भी, यानी सामने वाली पार्टी, जैसे मान लो मैंने किसी बैंक से FD करवा रखी है, तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक भी उस इंटरेस्ट पर TDS काट कर पेमेंट करेगी। मान लो मेरे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होता है साल का, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? इनकम। ये एंट्री होती है जब एक्सपेंसेस की। अपन अगली एंट्री करते हैं TDS में इनकम की। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, 1 लाख रुपए। बैंक ने मुझे कितने दे दिए? 1 लाख नहीं देगी बैंक मुझे देगी 90,000 रुपीज। 10,000 उसने क्या काट लिया? TDS। ओके, जब अपन TDS काट रहे हैं तो TDS आता है क्रेडिट में, और कोई अपना TDS काटता है वो आता है डेबिट में। ये 2 TDS से रिलेटेड एंट्रियां हैं। TDS ये वाली बेटा लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी है, बिकॉज ये पैसा आपका नहीं है और आपने काट दिया है। तो टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट ऑथराइज कर रखा है, उस टाइम पीरियड के अंदर आप TDS का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करवा दो, नहीं तो इसी TDS पर आपको 18% पर एनएम की रेट से क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, अगर आपने टाइम पर ये 1,20,000 डिपॉजिट नहीं करवाए तो आज अपन एंट्री की है GST की और TDS की, जो बहुत काम की एंट्रियां हैं।
ओके, टेक केयर।